मैं डॉक्टर अल्पना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, जेटीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कल तक आपने पढ़ा कि डिफरेंट मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपने पढ़े थे, जिसमें लास्ट था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया गया था कि लिपिड की बाई लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और साथ में ही उसमें दो तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि लिपिड बाई लेयर में धंसी हुई होती हैं, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि सरफेस पर बाहर की तरफ लगी होती हैं। इसके साथ ही मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोलिपिड क्या है? जो लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच्ड ओलिगोसैकेराइड्स हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड। और जो प्रोटीन से अटैच्ड चेन है ओलिगोसैकेराइड्स की, उनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल, यानी हर एक सेल को एक अलग इंडिविजुअलिटी देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल है तो उसमें आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, वैसे प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है। तो इस तरीके से हर एक सेल की इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करती है। सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए प्लांट पैथोजन रिलेशनशिप, ये जो ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये बाहरी किसी भी मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे प्लांट पैथोजन रिलेशनशिप में जब पैथोजन अटैक करता है, तो अगर उसका जो होस्ट है उससे मैच कर रहा होता है, तभी वो उसको इन्फेक्शन होगा, तभी उसको अटैक कर पाएगा, अंदर उसके जा पाएगा। तो ये सब काम करते हैं इसके ऊपर प्रेजेंट ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। और इसी कारण से एनिमल्स में जो टिश्यू रिजेक्शन होता है वो भी इसी कारण से होता है। फिर प्रोटेक्शन, मान लीजिए कोई भी आउटर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है। सेल रिपेयर, सेल रीजनरेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम है। इसके अलावा सेल डिवीज़न के समय भी मेम्ब्रेन काम आती है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज़ की, ये जितने भी सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सबकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो उनके सेल ऑर्गेनेलीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हेल्प करती है। फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी पदार्थ, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, तो सब्सटेंसेस का आदान प्रदान, अंदर आना बाहर निकलना, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण ही होता है। ऑस्मोसिस, जैसा कि हम जानते ही, ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस के कारण ही वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग होती है। स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है? जब जो टोनोप्लास्ट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरीके से बिहेव करती है। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन। तो जैसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, सेल टर्जिड हो जाती है, क्योंकि वो फूल जाती है सेल, पानी अंदर ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, सेल फ्लैसिड हो जाती है। तो इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इसकी इम्पोर्टेंस है। एंडोसाइटोसिस, एंडो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल के अंदर किसी चीज़ का आना। एंडो अंदर से, एक्स मतलब बाहर से, है ना? तो सेल के अंदर किसी का आना, साइटोप्लाज्म के अंदर आना, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। इसके दो फिर प्रोसेस हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। जब कोई सॉलिड पार्टिकल एनगल्फ किया जाता है तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है एनगल्फ की जाती हैं, अंदर ली जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? कोई भी सॉलिड पार्टिकल जैसे मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो एक इन्वेजिनेशन होगा, और फिर ये एनगल्फ कर लिया जाता है, सेल के अंदर चला जाता है ये।
और फिर जाकर के ये जो वेसिकल की फॉर्म में आ जाता है ये, और ये वेसिकल लाइसोसोम से अटैच हो जाती है, वहाँ इसका डाइजेशन हो जाता है और बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस द्वारा। इसी तरीके से ये पिनोसाइटोसिस है। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, कोई लिक्विड ड्रॉपलेट मेम्ब्रेन के पास आती है तो एक पिन लाइक इन्वेजिनेशन, लंबा इन्वेजिनेशन होता है और ये ड्रॉपलेट अंदर ले ली जाती है। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर निकलना, सेल के बाहर निकलना किसी चीज़ का। तो मान लीजिए कई तरह के सिक्रीशन होते हैं, टेनिन का सिक्रीशन है, गम का सिक्रीशन है, कई तरह के सिक्रीशन होते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रीशन। तो ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रीशन कैसे होता है कि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बनती हैं, राइबोसोम होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो राइबोसोम में प्रोटीन बनती हैं, तो ये प्रोटीन का पहले ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट यूज़ नहीं होंगी, ये जा कर के जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी एपरेटस के अंदर प्रेजेंट जो शुगर यूनिट्स हैं उनसे अटैच हो जाता है और इस तरीके से ये बना लेता है ग्लाइकोप्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन की तरफ आ जाती हैं और वहाँ से बाहर निकाल दी जाती हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ये सब पैसिव मूवमेंट्स हैं। पैसिव मूवमेंट का क्या मतलब है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं ये, और इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, जैसा कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मालूम ही है, कोई सेंट परफ्यूम की शीशी अगर हम खोल देते हैं तो थोड़ी देर में जो है उसकी पूरे में स्प्रेड हो जाती है स्मेल, तो जो फ्रेगरेंस है पूरे में स्प्रेड हो जाती है। तो ये डिफ्यूज़न में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए तो मूवमेंट होता रहता है। ऑस्मोसिस में जबकि क्या था कि वहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होती है और साथ ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूज़न ये हो गया, इसके साथ ही है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न गैसेस वगैरह का होता है, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है कि एक फिक्स कंसंट्रेशन के, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के बाद ये जो मूवमेंट है मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये फिक्स हो जाता है। ये देखिए यहाँ एक ग्राफ बनाया गया है, रेट ऑफ ट्रांसफ़र अक्रॉस मेम्ब्रेन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो अगर सिंपल डिफ्यूज़न होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता जाता है, रेट ऑफ ट्रांसफ़र। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होगा, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के बाद ये फिक्स हो जाता है ट्रांसफ़र, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। साथ ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में एक और चीज़ है कि इसमें चैनल प्रोटीन्स होती हैं, उनकी हेल्प से ये मूवमेंट होता है। मान लीजिए यहाँ आप देख रहे हैं दो साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल भी हैं लार्जर भी हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। जो यहाँ चैनल प्रोटीन के थ्रू जा सकेंगे वो मान लीजिए ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी हाई कंसंट्रेशन है और ये सेल के अंदर जाने हैं तो इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू होते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ATP। तो या मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें क्या होता है कि आयंस का मूवमेंट उनकी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है और विद द इसके लिए ATP की आवश्यकता होती है। ATPase एंजाइम हेल्प करता है इसमें। तो इसके लिए दो पंप हैं, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप एंड कैल्शियम आयन पंप। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप में क्या होता है कि सोडियम आयन का इफ्यूज़न होता है और पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, यानी सोडियम आयन बाहर निकलते हैं अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ एनर्जी लेकर। इसी तरीके से पोटेशियम आयन बाहर से अंदर आते हैं, उनका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और कैल्शियम आयन पंप में कैल्शियम आयन का
इफ्यूज़न होता है और ये डिपेंड करता है सोडियम आयन पर। अगर सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होंगे तो कैल्शियम आयन भी बाहर ज़्यादा निकलेंगे, उनका इफ्यूज़न बढ़ जाएगा। अगर सेल के अंदर सोडियम आयन अधिक होंगे तो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कैरियर प्रोटीन। मेम्ब्रेन में जो कैरियर प्रोटीन होती हैं उनके द्वारा ही ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो कैरियर प्रोटीन में आप देख रहे हैं कि पोटेशियम सोडियम साइट और पी साइट दिखाई दे रहा है। अगर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है तो उसमें एक सोडियम आयन साइट है, एक पोटेशियम आयन साइट है और एक पी साइट है। ये किस तरह से काम करता है जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का। यहाँ आप देख रहे हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये सेल मेम्ब्रेन है और इस प्रोटीन पर ये जो साइट्स हैं, तीनों साइट्स हैं ये दिखाई हुई हैं। ये सेल के बाहर की साइट जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम है एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम है। सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन है एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही तो सोडियम आयन साइट पर अटैच होगा वैसे ही एटीपीएज एंजाइम एक्टिव हो जाता है और ये एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाकर के पी साइट पर अटैच हो जाता है। उसी समय ये अपनी एक्सिस पर रोटेट हो जाएगा, प्रोटीन इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी और ये कंडीशन आ जाती है। ये रोटेट होने के कारण जो ये साइट्स दोनों एक्सपोज हो जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती हैं। सोडियम आयन बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा और पोटेशियम आयन आकर के इससे बाहर से अटैच हो जाएगा। तो जैसे ये पोटेशियम आयन अटैच हो गया वापस से एक्सिस पर रोटेशन होगा, शेप चेंज हो जाएगी और पोटेशियम ये आयन अंदर आ जाएगा साइट पर अटैच होकर के। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं सोडियम आयन का भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है और पोटेशियम आयन का भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। नेक्स्ट है को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट। को जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, को या सिम एक साथ, कोई भी दो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स या आयंस एक साथ सेम कैरियर प्रोटीन से अगर ट्रांसपोर्ट उनका हो रहा है तो उसको हम कहेंगे को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट। जैसे गट की ल्यूमन से एमिनो एसिड्स शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें क्या है, जैसे सोडियम आयन का पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, सोडियम आयन अधिक हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं ये, इनमें दोनों के लिए साइट्स दिखाई दे रही हैं, सोडियम आयन की और अमीनो एसिड या शुगर की साइट्स हैं। तो सोडियम आयन इस साइट से अटैच होता है और उसके साथ ही जो एमिनो एसिड्स हैं वो भी इस पर अटैच हो जाते हैं अपनी साइट पर और इनके अटैच होने के साथ ही इसमें रोटेशन होगा और एमिनो एसिड या शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आ जाएंगे सोडियम आयन के साथ। तो इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट। थैंक यू।